हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला एनिमेशंस। आज हम बात करेंगे गेट एक्सेल एग्ज़ाम की पैटर्न के बारे में और कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, जिससे कि ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए क्रैक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है ये एग्ज़ाम और कैसे आप लोग ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो पहले देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है ये 3 आवर्स का होता है, ठीक है, और जिनमें आपको टोटल 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, जो एग्ज़ाम है उनमें से 3 ऑप्शन है। एक है जनरल एप्टीट्यूड, ये कॉम्पलसरी है। एक है केमिस्ट्री, ये भी कॉम्पलसरी है। थर्ड पोर्शन है सब्जेक्ट्स की। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है, जिनमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और फूड टेक्नोलॉजी है। इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो ये जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करते हो। मैंने बॉटनी और जियोलॉजी को चूज़ किया था क्योंकि मेरा बॉटनी का बैकग्राउंड था, इसीलिए मैं बॉटनी और जियोलॉजी को चूज़ किया था। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो जैसा कि आपका बैकग्राउंड है। आप माइक्रोबायोलॉजी का हो तो आप माइक्रोबायोलॉजी और उसके साथ फूड टेक्नोलॉजी भी चूज़ कर सकते हो, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री के साथ फूड टेक्नोलॉजी भी चूज़ करते हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री और जियोलॉजी भी चूज़ कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट का जो चूज़ करना है ये टोटली आप पर डिपेंडेंट है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है और आप किस में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हो, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट का है 2 पेपर का 30 मार्क्स मिला के टोटल 60 मार्क्स। ये जो पोर्शन है केमिस्ट्री का ये 25 मार्क्स का, ये पोर्शन बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है, क्योंकि हम लोग लास्ट केमिस्ट्री पढ़े हैं क्लास 11-12 में, और कुछ लोग कॉलेज में भी पढ़े हैं जिनके पास पेपर पे केमिस्ट्री था। लेकिन उस बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करके आप लोग इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो लोग ये पोर्शन अटेम्प्ट करने जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आ जाता है। तो इसीलिए इस पोर्शन से मेरा एडवाइस है कि कम से कम 5 से 7 नंबर अटेम्प्ट कीजिए, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जनरल एप्टीट्यूड पे। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपके लिए गेम चेंजिंग पोर्शन है, क्योंकि अगर आप इस पोर्शन से 10 से 12 नंबर निकाल लेते हो ना, तो ये आपके ऊपर से जो सब्जेक्ट का जो दबाव रहता है, ठीक है, उसमें से बहुत सारा प्रेशर, जो प्रेशर रहता है सब्जेक्ट का, उसमें से बहुत सारा प्रेशर खींच लेता है जनरल एप्टीट्यूड। तो अगर आप इसमें से 10 से 12 मार्क्स निकाल लेते हो, ठीक है, 10 से 12 मार्क्स या फिर से निकाल लेते हो जनरल एप्टीट्यूड से, तो आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत से बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आप बात करेंगे कि गेट का काटअप कैसा होता है और क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को कैसा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, गेट का जो काटअप होता है वो जनरली वैरी करता है 30 और 40 के बीच, ठीक है। 30 और 40 के बीच वो काटअप वैरी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आज तक काटअप गया है 36.7 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो काटअप बहुत ही कम आता है, पर ये मुश्किल कहाँ है, क्योंकि सिर्फ आपका एक ही नॉलेज है सब्जेक्ट का। सपोज मैं हूँ बॉटनी बैकग्राउंड से, तो मैंने बॉटनी ही स्टडी किया है, तो वो जो सब्जेक्ट दूसरा जो सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है उसमें से बहुत टफ होता है करना, या फिर आपने जनरल नहीं प्रैक्टिस की हो। बात करेंगे कि गेट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं। आप पीएचडी कर सकते हैं आईआईटी से, और आपको फेलोशिप भी मिलेगा 31,000 पर मंथ। इसके साथ एचआरए और जो कुछ होता है वो अटैच्ड है। तो अगर हम देखें तो अराउंड 40 के आपको फेलोशिप मिलने वाली है पर मंथ, अगर आप पीएचडी परस्यू करते हो गेट क्वालिफाई करने के बाद। सेकंड है कि आप कोई लाइफ साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी का कोई इंडस्ट्री अगर ज्वाइन करना चाहते हो, तो उनमें से आपको वो लोग गेट क्वालिफिकेशन ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होता है ना, वो इंडस्ट्री वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि
यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो प्रोजेक्ट्स आता है, तो वो प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए आपको 2 क्वालिफिकेशन मांगते हैं। एक है CSIR नेट। अगर आप CSIR नेट क्वालिफाई कर गए तो आपके लिए गेट की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपके पास CSIR नेट नहीं है तो भी आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो एज अ JRF। ये देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपकी अप्रोच कैसे गेट एग्ज़ाम को बहुत ही आसान बना देगा। बस देखिए वीडियो को, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री पे कुछ नहीं आता, तो ये पोर्शन गया, आप यहाँ पे ब्लैंक है, 0 मार्क्स फ्रॉम केमिस्ट्री। ओके, आप देखिए, आप सब्जेक्ट में, आप जैसे कि मैं बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट में 25 मिल गया मुझे, मैं 25 करेक्ट कर गया समझ, ठीक है। और मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो मुझे ठीक से नहीं आता, ठीक है, तो उसमें से मैं 15 किया सपोज, ठीक है। लेकिन आपको जो रैंक देगा वो है आपका जनरल एप्टीट्यूड। ये जो पोर्शन है ये आपको रैंक तो देगा ही देगा। अगर आपके सब्जेक्ट थोड़े ख़राब हो गए, ठीक है, यहाँ पे 15 हो गए और यहाँ पे अगर 10 हो गए, तो आपको जो पोर्शन बचा सकता है वो पोर्शन ही ये जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन। अगर आप इस पोर्शन से 10 या 12 नंबर निकाल लेते हो, जो कि मैंने पहले ही बोला है, तो आपको बहुत आसान होगा क्वालिफाई करने की, और आपकी रैंक भी टॉप 100 में आ सकती है, ठीक है। तो ये जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है गेट के बहुत आसान करता है गेट को, ठीक है, बहुत आसान करता है गेट को क्वालिफाई करने के लिए। बस मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप बस देखते जाइए। ये पोर्शन से अगर आप 10 से 12 मार्क्स भी करेक्ट करते हैं ना, तो आपको टोटल हो जाएगा 50+। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपको 50+ मार्क्स करते हैं गेट में, तो आपके रैंक 100 में आ सकते हैं, या फिर ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, टॉप 200 में तो रहेगा ही रहेगा, 100 में भी आ सकता है। और 100 में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गेट का जो कट ऑफ होता है वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, वो 30 से 40 के अंदर रहता है। और अगर आप 50+ स्कोर करते हो ना, तो आपको रैंक टॉप 100 में मिलने वाला है 95%। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो गया तभी आपको रैंक थोड़ा सा पीछे जा सकता है, मगर टॉप 200 से पीछे नहीं जा सकता जनरली, ठीक है। तो आपको जो करना है, ये जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एग्ज़ाम हॉल में आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है, और आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो थोड़े प्रैक्टिस करने हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि गेट 2020 का जो जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन आया था वो पोर्शन कितना आसान था, बस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं गेट 2020 पे इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। बस देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और ER दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए P/Q, बस यही है क्वेश्चन का। अब मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, बस क्वेश्चन का मीनिंग बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको चाहिए P/Q का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज का मतलब कितना है? 100। और प्रॉफिट मतलब अगर 100 है तो P का देखिए 2013 में 10 है, तो टोटल कितना होगा? 110। ऐसे आप ऐड करते चले जाइए, ठीक है। 110 देन 120, जैसा है P का ऐड करते चले जाइए। ऐड करने के बाद P का टोटल होगा 800, और ऐसे ही आप Q को ऐड करने के बाद टोटल होगा। अब आप रेशियो कीजिए, 800 तो यहाँ पे काट जाइए, 16 होता है, 17 × 5 85। तो ऑप्शन क्या है? 16/17 मीन P/Q = 16/17। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
तो देख लिया आपने, ये क्वेश्चन कितनी आसान थी, बस इसे दिमाग लगाकर कर देना चाहिए, बस ऐसा ही, बस इतना ही करेंगे तो ये जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन बहुत आसान हो जाएगा। होता है वो होता है डिसोसिएट, ठीक, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इनमें क्या इस क्वेश्चन में क्या कहाँ है, बस पढ़ते हैं। कहाँ है कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहले हम ये n को, सपोज हम n इक्वल्स टू 3 ऐसा पकड़ के हम इस मैथ को सॉल्व करेंगे, कैसे देखते हैं। n इक्वल्स टू 3 मीन 2n इक्वल्स टू 6, ओके। तो हम पहला जो 6 नंबर है उनको देखेंगे, तो पहला 6 नंबर कौन से हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इनको टोटल कितना हुआ 21, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पहला 3 जो ऑड नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, 1 3 5, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 9, ठीक है। तो 21 और 9, अब हम अगर डिफरेंस करते हैं तो क्या होता है 21 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है 2n स्क्वायर प्लस n, 2n स्क्वायर n इक्वल्स टू 3, 2n स्क्वायर मीन 9 इंटू 2 18 प्लस n 3 21 है क्या, नहीं है, 12 है। दूसरा देखते हैं n स्क्वायर माइनस n, 9 माइनस n इक्वल्स टू 6, n है क्या, नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना हुआ 3 3 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट है। ऑप्शन 4 कहाँ है 2n स्क्वायर माइनस n, 2n स्क्वायर कितना हुआ 18 माइनस n मतलब माइनस 3 इक्वल्स टू 15, हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे मैं 3 पकड़ के कर रहा हूँ, आप इसको 2 पकड़ के भी कर सकते हो, 4 पकड़ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आंसर n स्क्वायर प्लस n, तो ये भी बहुत आसान था, ठीक है। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन मैंने भी गलत किया था। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जनरली 99.9% लोग क्या करेंगे, कन्फर्ट है तो कन्फर्ट को हम 2 कर देंगे और यहाँ पे ऐड जो है ऐड है, लेकिन ये एक फ्रेज है जो फ्रेज को कहता है कन्फर्ट ऑन और ऐड। तो ये क्वेश्चन को 99.9% लोगों ने गलत किया और जो एग्ज़ाम के बाद जो आंसर की निकले थे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं तो वो इंस्टीट्यूट भी ये क्वेश्चन को गलत किया, उन लोगों ने भी 2 और ऐड दिया, लेकिन ये एक फ्रेज है तो ऑन और ऐड होगा। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है बस 10 से 12 नंबर करना है, तो ये क्वेश्चन का नंबर शायद 1 था, तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो जो क्वेश्चन की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप मैथ वाले क्वेश्चन को ज़रूर करोगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। कहाँ है कि रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स कमर्शियल बैंक, मतलब रेपो रेट वो रेट है जिस रेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंक को पैसा देता है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स RBI दूसरे बैंक से पैसा लेता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में बस देखिए कहीं भी RBI मेंशन नहीं है आंसर्स में, देखिए सब जगह कमर्शियल बैंक से। तो अगर क्वेश्चन में कमर्शियल बैंक नहीं पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में कमर्शियल बैंक के बारे में नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है रिजर्व बैंक के बारे में, लेकिन आंसर में सब कमर्शियल बैंक के बारे में ही बोला है, तो बस आप चीज़ों को उल्टा कर दीजिए, बस आप चीज़ों को उल्टा कर दीजिए। देखिए अगर रेपो रेट डिक्रीज हो गया तो जो कमर्शियल बैंक है वो तो रिजर्व बैंक से पैसा बोरो कर रहे हैं, तो उनका पैसा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो पैसा ज़्यादा
अगर रेपो रेट कम है तो कम पैसे से वो ज़्यादा मनी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए दो डिक्रीज ऑप्शन कहाँ है, देखिए यह है इंक्रीज रेपो रेट डिक्रीज बोरोइंग, ये नहीं होगा। यह है डिक्रीज रेपो रेट इंक्रीज बोरोइंग, ये नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए इंक्रीज रेपो रेट डिक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन देखिए डिक्रीज इन रेपो रेट विल डिक्रीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब अगर रेपो रेट कम गया जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को उधार देता था, ठीक है, जिस रेट से, अगर वो रेट कम गया तो कमर्शियल बैंक्स के लिए जो खरीदने का और जो पैसा लेने का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो कम पैसे से माने कम पैसे देकर ज़्यादा पैसे बोरो कर सकते हैं। और अगर रेपो रेट कम गया तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कमर्शियल बैंक से वो पैसा लोगे तो उनका क्या होगा, वो बोरो करेंगे, और कमर्शियल बैंक्स के लिए वो क्या होता है, वो लेंडिंग होता है, तो उनके लिए लेंडिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही दिमाग सोचने वाला था कि आप बस चीज़ों को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने भी बहुत ही पहले तो मेरे तो दिमाग, मतलब सोचो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरा दिमाग का भजिया बन गया था, ठीक है। मैंने तो बस, ये 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है गेट, और क्वेश्चन बहुत कम रहता है, ठीक है। तो कम रहने की वजह से ये क्वेश्चन मेरे को 1.5 घंटा में टोटल कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं 1 घंटे से बस इस क्वेश्चन को समझ रहा था, बस इस क्वेश्चन को। अगर मैं जब एट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, 1 घंटा खर्च करने के बाद मेरे को जब इसका आंसर पता चला तो खुद को मारने का मन किया था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बस चीज़ों को उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दोगे तो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो लेक्चर को और इस गाइडेंस और टिप्स एंड ट्रिक्स को इतनी देर से आप लोग देख रहे हैं इसलिए। और वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत लोग ये वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। व्यूअर्स है 263 277 पर सब्सक्राइब है ओनली 36। तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और चैनल को आपके लाइफ साइंस बैकग्राउंड वाले फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।